हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। तो करते हैं हम लोग अपनी क्लास को शुरू। और आज जो है हम क्या करेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा। हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो देखो भाई, हमारा टॉपिक है जो हमारा बीएड का फर्स्ट ईयर का हमारा चल रहा है सिलेबस। और इसके अंदर जो पेपर थर्ड है, इसमें जो पेपर कौन सा थर्ड वो हम लोग कर रहे हैं। और यूनिट कौन सी है? यूनिट हमारी फोर्थ है। यूनिट हमारी कौन सी है? फोर्थ। इस फोर्थ यूनिट में आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है ना, यानी कि मूल्यांकन के टाइप्स की बात करेंगे भी, ठीक है ना। मूल्यांकन के प्रकार करेंगे, टाइप्स करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने ये जाना था कि पहले तो ये जाना कि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन ये होता क्या है। उसके बाद मूल्यांकन का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, विशेषताएं क्या हैं, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सारी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो मूल्यांकन के टूल्स क्या क्या हैं, मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या हैं। तो मूल्यांकन के जो टूल्स है ना, वो परीक्षाएं होती हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं? एक तो होती है एसे टाइप परीक्षा, निबंधात्मक। एक होती है लघु उत्तरीय। और एक कौन सी होती है, जब लिखित की बात कर रहे हैं तो लिखित में तो 3 आएंगी। रिटन टेस्ट, हम बात किसकी कर रहे हैं? रिटन टेस्ट की, लिखित परीक्षा की। रिटन टेस्ट की बात कर रहे हैं तो रिटन टेस्ट के अंदर 3 प्रकार के होते हैं लिखित परीक्षाएं। एक तो होती है कि ऐसे टाइप, एक तो हमने कौन सी की थी? ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसके अंदर होते हैं। उसके बाद हमने किए थे शॉर्ट आंसर। इसके बाद कौन से किए थे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने किए थे कि जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, जिसके अंदर एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं और मिलान करो भी आता है ना। उसके बाद दूसरा टूल्स क्या होता है मूल्यांकन का? दूसरा टूल्स होता है कि ओरल टेस्ट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट क्या? जिसको हम लोग मौखिक परीक्षा बोलते हैं। ओरल टेस्ट क्या होता है? वो मौखिक परीक्षा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या था? लास्ट में हमारा था अवलोकन या निरीक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन। अवलोकन या निरीक्षण, जिसको हमने क्या कहा था? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अवलोकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अवलोकन बोलते हैं। तो ये हमारी तीसरी बात थी। तो ये जो 3 है ना, 3 ये क्या थे? ये मूल्यांकन के टूल्स थे। ये 3 क्या थे? ये मूल्यांकन के टूल्स थे। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में? मूल्यांकन के प्रकार के बारे में, कि जो मूल्यांकन है वो कितने प्रकार का होता है। क्योंकि देखो बच्चों, ज़्यादातर बच्चे यही नहीं समझ पाते कि टूल्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होता है, और वो पेपर में गलती कर कर आते हैं। जब वो प्रश्न को तो पढ़ लेंगे लेकिन प्रश्न को समझेंगे नहीं कि ये आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है ना। तो हमने मूल्यांकन के टूल्स किए थे, ना कि प्रकार। और आज हम करेंगे कि जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकारों की। बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकारों की। तो मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस बात का निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। हमने जो उद्देश्य का निर्धारण कर रखा है, जो हमने उद्देश्य फिक्स कर रखे हैं मूल्यांकन करने के, पढ़ाने के, उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 वर्ष बीत चुका है बच्चे को पढ़ते पढ़ते और लास्ट में क्या होता है उसका मूल्यांकन। ये बात गलत है, ये तरीका ही गलत है। होना क्या चाहिए कि मूल्यांकन लगातार चलना चाहिए, यानी कि जो ये कंपलसरी और कंटिन्यूसली चलना चाहिए। एक तो चलना चाहिए कंपलसरी, जरूरी, और एक लगातार ये चलना चाहिए। ये मूल्यांकन की विशेषताएं होनी चाहिए।
लगातार चलना चाहिए, है ना, लगातार चलना चाहिए और जरूरी ही चलना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए। मूल्यांकन को 3 भागों में बांटा जाता है, मूल्यांकन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसके प्रकार कितने हैं? इसके प्रकार 3 हैं। एक तो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, एक संकलनात्मक मूल्यांकन होता है और एक निदानात्मक मूल्यांकन होता है। एक तो होता है निर्माण करने का, एक होता है संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, संकलनात्मक, एक होता है निदानात्मक मूल्यांकन। जो किस प्रकार से है? सबसे पहले बात करते हैं संरचनात्मक। आप संरचनात्मक भी कह सकते हो और निर्माणात्मक भी कह सकते हो। देखो, निर्माण करना या संरचना या रचना करना एक ही बात है, ठीक है ना। निर्माण करना या संरचना करना या रचना करना एक ही बात होती है, इनमें कोई भी फर्क नहीं होता। इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं? इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो जो माइकल स्क्रीवेन है, नाम क्या? माइकल स्क्रीवेन, इन्होंने संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन का प्रत्यय कब दिया था? 1967 में दिया था, ठीक है ना। जो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इसका जो प्रत्यय है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 1967 में दिया था। और 1968 में किसने दिया था? माइकल स्क्रीवेन ने। माइकल स्क्रीवेन ने योगात्मक मूल्यांकन का जो प्रत्यय है वो कब दिया था? 1967 में दिया था। और सन 1968 में बेंजामिन ब्लूम ने एक पुस्तक लिखी थी, लर्निंग फॉर मास्टरी। पुस्तक का क्या नाम था? लर्निंग फॉर मास्टरी। उसमें इस प्रत्यय अर्थात संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के सुधार के लिए एक उपकरण के जैसे प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी शब्द जो फॉर्मेटिव है, इसका अर्थ होता है संरचनात्मक तथा आरंभिक। देखो भाई, मैं आपको यह समझाती हूँ एक इजी तरीके से, आसान तरीके से समझा दूं कि आप स्कूलों के अंदर क्या किया जाता है। एक तो होता है FA, एक होता है FA, एक होता है SA। FA1 और FA2 ये दोनों लिए जाते हैं। उसके बाद SA1 लिया जाता है। फिर क्या होता है? FA3 लिया जाता है और उसके बाद FA4 लिया जाता है और उसके बाद SA2 लिया जाता है, ठीक है ना। अब ये है क्या? ये जो FA1 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। किसको? FA1 को। और FA2 को भी फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। ऐसे को क्या बोलते हैं? सुमेटिव असेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सुमेटिव असेसमेंट बोलते हैं, सुमेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जब एक बच्चा एडमिशन लेता है, कब? अप्रैल में। अप्रैल में एडमिशन लेता है, उसके बाद अप्रैल में पढ़ेगा, मई में पढ़ेगा। फिर उसके बाद मई में क्या होगा? और मई के बाद जब जून है ना, अप्रैल में पढ़ लेगा, मई में पढ़ लेगा। मई के लास्ट में FA1 लिया जाता है। ये एक पेपर होता है, FA1 लिया जाता है, जिसके अंदर जो 2 महीने में बच्चे ने किया उसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब जुलाई में बच्चा स्कूल आएगा, जुलाई और अगस्त के महीने में क्या? अगस्त के महीने में फिर बच्चे से FA2 लिया जाएगा। अगस्त में क्या लिया जाएगा? FA2। फिर सितंबर या अक्टूबर के महीने में SA1 ले लिया जाएगा, या तो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर स्टार्टिंग में क्या लिया जाएगा? उससे SA1 लिया जाएगा। यानी कि इन दोनों के अंदर जो पूछा गया था ना, मान लो बच्चे से FA1 के अंदर, जैसे मान लो बच्चे की इंग्लिश की बुक है, बच्चे की बुक क्या है? इंग्लिश की। उसके अंदर लेसन कितने हैं? 10। तो 5 लेसन तो पूछ लिए FA1 में, नहीं सॉरी 10 में से 5 आधे होंगे, तो 2 लेसन तो पूछ लिए FA1 में, 3 लेसन पूछ लिए FA2 में। तो इन 5 को SA1 में फिर पूछ लिया जाता है। ध्यान से समझना, स्कूलों में यही सिस्टम है।
ऐसे वन में इन पांचों को फिर से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब इसका फाइनल एग्जाम के अंदर 40% जुड़ता है। इसका फाइनल एग्जाम में कितना जुड़ता है? 40%। फिर जब बच्चा नवंबर में लास्ट में या दिसंबर में उससे FA3 लिया जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 3 है ना, वो बच्चे से लिया जाएगा नवंबर लास्ट में या दिसंबर स्टार्टिंग के अंदर। फिर जैसे जो हमारे 5 लेसन रह गए ना, इनमें से 2 लेसन यहाँ पर करवा दिए जाएंगे और उनका टेस्ट ले लिया जाएगा FA3 में। उसके बाद FA4 लिया जाता है। कब लिया जाता है? जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में। इसके अंदर मान लो 3 लेसन और है, वो भी करवा दिए, वो भी ले लिए। अब लेसन कितने हो गए? 5 तो यहाँ पर हो गए थे और 5 कहाँ हो गई? यहाँ पर हो गए। फिर होगा जी SA2 में यही 5 लेसन फिर से पूछ लिए जाएंगे। इसमें जितने मार्क्स आएंगे उसका 60% ले लिया जाएगा। तो देखो SA जो 1 है, जो हमारा कौन सा है, एक मिनट ठहरो, इसी में देखते हैं। उसके बाद देखो जो SA1 है प्लस में SA जो 2 है, इसका 40%, इसका 60% और 100% करके बच्चे का क्या निकाला जाता है? रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ठीक है, बच्चे का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमारे मूल्यांकन करने के लिए, यानी कि इवैल्यूएशन करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। ठीक है ना, ये प्रक्रिया कब अपनाई गई थी? 2009 में। सबसे पहले 9th क्लास में इसको शुरू करके देखा गया था, उसके बाद सभी क्लासेस के अंदर इसको अपना लिया गया था। ठीक है, ये बात है कब की? 2008 की, नहीं 2009 में नहीं, सॉरी 2008 में किया गया था। और अब तो इसको दोबारा से बदल दिया गया। अब तो फिर से वही सारा का सारा सिलेबस किसके अंदर आता है? फाइनल एग्जाम के अंदर आता है। लेकिन पहले सिलेबस को कई सालों तक हाफ करके डिवाइड करके लिया जाता था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? FA और SA वाला सिस्टम ये होता है। ठीक, अब देखो आगे बात करते हैं। अब समझ में आया ये क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट। तो माइकल स्क्रीवेन ने संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन का जो प्रत्यय है वो कब दिया था? 1967 में दिया था। और 1968 में जो बेंजामिन ब्लूम है, नाम क्या है? बेंजामिन ब्लूम, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। बेंजामिन ब्लूम ने एक पुस्तक लिखी थी और भाई पुस्तक का क्या नाम था? लर्निंग फॉर मास्टरी। इसमें इस प्रत्यय को, इसके बारे में बताया था कि ये छात्रों के सुधार करने के लिए है। अंग्रेजी शब्द फॉर्मेटिव का संरचनात्मक तथा आरंभिकता दोनों से लिया जाता है। अब देखो, अगर बच्चा FA1 के अंदर जो बच्चे को 2 लेसन दिए जाएंगे, अगर उनमें बच्चे के नंबर कम आ गए तो बच्चे को दोबारा से पढ़ा दिया जाएगा। तभी तो कहता है कि छात्रों के सुधार करने के लिए है ये। फिर जैसे FA2 के अंदर कितने लेसन करवाए? 3 लेसन। उनमें से अगर बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए तो वो भी दोबारा करवा देंगे। फिर उनका फाइनल SA के अंदर ले लिया जाएगा, SA1 के अंदर ले लिया जाएगा। ये कहता है कि दूसरे शब्दों में जो शिक्षण प्रक्रिया है, दूसरे शब्दों में जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें शिक्षण की जो पाठ्य वस्तु है उसको हमेशा इकाइयों में बांटकर शिक्षण किया जाता है। ठीक है ना, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस साल में एक ही बार ना लेने की बजाय सिलेबस को इकाइयों में बांट देते हैं। सिलेबस को इकाइयों में बांट देते हैं। जैसे अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर लेसन है 20 तो उनका 10-10 का डिवाइड कर दिया जाता है। 10 आएगा SA1 में और 10 आएंगे SA2 में। फिर FA1 में 5, FA2 में फिर 5, तो हो गए ना 10-10। समझ में आ रहा है ना? फिर देखो शिक्षण प्रक्रिया में क्या है कि इकाइयों में बांट दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक इकाई को 2 या 3 इकाइयों में बांटकर छात्रों को पढ़ाने के बाद अंत में क्या लिया जाएगा? परीक्षा ली जाएगी। जब आप बच्चे को 2 लेसन पढ़ा दोगे ना, उसके बाद आप बच्चे की क्या लोगे? परीक्षा ले लोगे। इसे ही इकाई परीक्षण कहा जाता है या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? इकाई परीक्षण या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। यह कहता है कि यह वो मूल्यांकन है जो किसी भी निर्माणाधीन शिक्षा नीति, यानी कि शिक्षा नीति का निर्माण किया जा रहा हो या किसी शिक्षण विधि का किया जा रहा हो या मूल्यांकन विधि का किया जा रहा हो, तो उसको अंतिम रूप देने से पहले किया जाता है। अब अंतिम रूप हमें कहाँ मिलेगा? SA1 में मिलेगा और उसके बाद अंतिम रूप SA2 में मिलेगा। अंतिम रूप देने से पहले उसको 2-2 FA ले लिए जाएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट ले ली जाएगी। यही तो बात बता रहा है कि यह वो विधि है जो किसी भी, आप कोई भी शिक्षा नीति बच्चे को समझाना चाहते हो, कोई भी शिक्षण विधि करवाना चाहते हो या आप बच्चे का मूल्यांकन करना चाहते हो, तो
तो उसको अंतिम रूप यानी कि लास्ट फाइनल करने से पहले ये लिया जाता है। ये क्या करता है, छात्रों का जो प्रारंभिक ज्ञान है, जो शुरुआत में जो बच्चों का ज्ञान है, ये उसकी परीक्षा है और जो भी ज्ञान बच्चे को दिया जाएगा उसको व्यवहार में प्रयोग करने की योग्यता है। ठीक है ना, यह क्या है, छात्र का प्रारंभिक ज्ञान है और जो भी बच्चे को दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा, उसको व्यवहार में प्रयुक्त करने की क्या है, योग्यता है। ठीक है, छात्र में होने वाले व्यवहार संबंधी परिवर्तन की ओर संकेत करता है। यह क्या करता है, छात्र के अंदर जो व्यवहार संबंधी परिवर्तन है ना, उसकी ओर क्या करता है, संकेत करता है, इशारा करता है, जिससे क्या होता है कि सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर बच्चा अग्रसर होता है। यानी कि बच्चा केवल सिद्धांतों में ही अपनी माथाफोड़ी नहीं करता, बल्कि वो प्रायोगिक जो विषय होते हैं, यानी कि जो प्रयोग करने के जो विषय होते हैं, जो प्रायोगिक विषय होते हैं, एक मिनट, थोड़ा हमने ज़्यादा आगे हम चले गए, ज़्यादा आगे चले गए, रुको जो भाई, हाँ जी, जो प्रयोग करने के जो विषय हैं उनकी ओर भी आगे बढ़ता है। मतलब जो छात्र और छात्रा है ना, उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करना, यही मूल्यांकन है। इसमें क्या किया जाता है, जो छात्र है या जो छात्रा है, या तो जो छात्र है या जो छात्रा है, वो जो अपने दैनिक जीवन में ज्ञान लेते हैं, दैनिक जीवन में जो उनको क्या मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसका प्रयोग करते हैं और उसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर कहता है कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन है ना, उसके अंतर्गत निदानात्मक परीक्षण भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से शामिल होते हैं। देखो, पहले हम बच्चे की क्या लेंगे, परीक्षा लेंगे, और परीक्षा लेने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चे का निदान करेंगे। आप कहोगे मैडम ये निदान क्या होता है, यानी कि कमियों का पता लगाना। जब आप बच्चे से FA1 लोगे, जब आप बच्चे से FA1 लोगे, तो जो उसकी पढ़ने के अंदर कमियां हैं ना, उसका पता लगा लिया जाएगा। पढ़ने के अंदर जो कमियां हैं उसका पता लगा लिया जाएगा। और जब हमें कमी का पता चल जाए, हमें निदान हम कर ले, कमी का पता चल जाए, तो उसके बाद उपचार भी किया जा सकता है। जब हमें कमी का पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उपचार भी कर सकते हैं। यानी कि जो डायग्नोस है ना, डायग्नोस वो दो ही व्यक्ति करते हैं, एक तो टीचर करता है और दूसरा डॉक्टर करता है। डॉक्टर क्या करेगा, ये पता लगाएगा, एक मिनट, डॉक्टर ये पता लगाएगा रोग कहाँ है, बीमारी कहाँ है, और फिर इसका उपचार करेगा। टीचर क्या करेगा, बच्चे की कमी का पता लगाएगा कि बच्चे को कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, कहाँ दिक्कत है, और फिर क्या कर देगा, उसका उपचार कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखो संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या है। संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है ना। इसके क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य। तो ये कहता है कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन है, इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला तो क्या, अध्यापकों को इसके द्वारा पृष्ठ पोषण प्रदान करना, फीडबैक प्रदान करना। जो अध्यापक हैं उनको इसके द्वारा क्या प्रदान करना, फीडबैक, यानी कि पृष्ठ पोषण प्रदान करना। क्योंकि जब बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाएगा तो अध्यापकों को क्या मिलेगा, इसका फीडबैक मिलेगा कि जो अध्यापक ने जो बच्चे को पढ़ाया है, अध्यापक ने जो बच्चे को पढ़ाया है वो पढ़ाया कैसा है, बच्चे को समझ में कितना आया है। तो बच्चे को क्या मिलेगा, इससे फीडबैक, अध्यापक को क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक स्तर के सुधार के तरीके बताना, विद्यार्थियों को क्या तरीका बताना कि ज्ञान में कैसे सुधार किया जाएगा, विद्यार्थियों को ज्ञान में सुधार करने के तरीके बताना। फिर विद्यार्थियों को उच्च स्तर की शिक्षा देना, हाई लेवल की, उच्च स्तर, विद्यार्थियों को कौन सी शिक्षा देना, हाई लेवल की, उच्च स्तर की विद्यार्थियों को शिक्षा देना। ठीक है ना। धनात्मक अभिप्रेरित विश्वास तथा आत्म सम्मान को प्रोत्साहित करना। क्या है, धनात्मक अभिप्रेरित विश्वास, अभिप्रेरणा देना ताकि बच्चे का विश्वास बने
और आत्मसम्मान बच्चे का बढ़े। अध्यापक को सूचनाएं प्रदान करना ताकि शिक्षण में सुधार किया जा सके। अध्यापक को क्या प्रदान करना? सूचनाएं, अलग अलग प्रकार की सूचनाएं देना ताकि शिक्षा के अंदर क्या किया जाए? सुधार किया जा सके, शिक्षा के अंदर सुधार किया जा सके। उसके बाद है कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन है उसके प्रयोग के लिए क्षेत्र कौन सा है? एरिया। संरचनात्मक जो मूल्यांकन है यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल एरिया है प्रयोग के लिए, वो कौन सा यूज करना है, कौन सा प्रयोग करना है? तो निम्नलिखित प्रयोगात्मक क्षेत्र हैं। पहला गणित शिक्षा के क्षेत्र में है ना, विदेशी भाषा के क्षेत्र में, प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कितनी होती है? 1 से 8वीं तक, है ना। बेसिक एजुकेशन कितनी होती है? 1 से 8वीं तक। विज्ञान की कक्षा में, क्रियात्मक कार्य के क्षेत्र में और कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली शिक्षा में। तो ये यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आई बात? ये कहता है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है यानी कि जो संरचनात्मक जो मूल्यांकन है इसका प्रयोग के लिए क्षेत्र कौन कौन से हैं? संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रयोगात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो गणित शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा कोई द्वितीय लैंग्वेज सीखनी हो या विदेशी भाषा सीखनी हो उसके क्षेत्र में, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान की कक्षा में, क्रियात्मक कार्य के अंदर और कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन के लाभ क्या क्या हैं। इस मूल्यांकन के लाभ क्या क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। हम प्रकार कर रहे हैं ना, तो लाभ क्या क्या हैं इसके। तो इसके जो लाभ है ना उसका जो अध्ययन है हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन के जो लाभ है इनका जो अध्ययन अगर हम करना चाहते हैं तो 2 प्रकार से हम लोग इनका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो है अध्यापकों के संदर्भ में और दूसरा विद्यार्थी के संदर्भ में। 2 प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो अध्यापकों के संदर्भ में, अध्यापक कैसे हैं क्या नहीं, और दूसरा विद्यार्थी के संदर्भ में क्या क्या इसके लाभ हैं। तो अब ये कहता है कि अध्यापक टीचर्स के लिए इसका क्या लाभ है, अध्यापक के लिए यानी कि टीचर्स के लिए इसका क्या लाभ है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, तो इससे अध्यापकों को कई लाभ होते हैं। जैसे इसके द्वारा अध्यापक यह जानने में सक्षम होते हैं कि छात्र का अर्जित ज्ञान कितना है। ठीक है ना, इसके द्वारा जो अध्यापक है यह जानने में सक्षम हो जाते हैं, ये जान लेते हैं कि छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितना ज्ञान ग्रहण किया है, छात्र ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है। क्योंकि टीचर क्या ले लेगा, परीक्षा ले लेगा, FA1 लेगा, FA2 लेगा, SA1 लेगा। तो जब परीक्षा लेगा तो अध्यापक को यह पता चल जाएगा कि उसने जो बालक को पढ़ाया है, उसने जो बालक को पढ़ाया है, बालक ने कितना अर्जित किया है, बालक ने कितना अर्जित किया है, माना कितना ग्रहण किया है, ये बात टीचर को पता चल जाएगी। बालक ने कितना ग्रहण किया है, कितना अर्जित किया है, ये बात पता चल जाएगी। दूसरी बात, अध्यापक इसके द्वारा यह निश्चित कर लेता है कि उसे निर्देश में क्या क्या परिवर्तन करने हैं। अध्यापक को यह पता चल जाता है कि उसके पढ़ाने में कहाँ कहाँ कमियां हैं, जो वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है उसमें कमियां क्या हैं और उसमें परिवर्तन कहाँ कहाँ करने हैं। जब कमियों का पता लगेगा तभी तो चेंज करेगा। एक अध्यापक को यही नहीं पता, अगर आप पेपर जैसे बच्चे का नहीं लेते और आपको यही नहीं पता कि बच्चे की कमी कहाँ पर है, उसको जो आप पढ़ा रहे हो उसको क्या नहीं समझ में आ रहा, जब कमियों का नहीं पता तो फिर आप उसको दूर कैसे करोगे। तो अध्यापक को यह पता चल जाता है कि कमियां कहाँ पर है, उनके अंदर परिवर्तन कहाँ पर करना है। ठीक है ना, और ताकि विद्यार्थी उसके पढ़ाए हुए को समझ सके और आगे बढ़ सके, उसके पढ़ाए हुए को समझ सके और आगे बढ़ सके। उसके बाद देखो, अध्यापक जो होता है ना, सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही रूपों से परीक्षा का निर्माण छात्रों के लिए कर सकता है। इसके द्वारा क्या करता है कि अध्यापक जो है वो सामूहिक रूप से, है ना, अध्यापक क्या करेगा, सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, ग्रुप में और व्यक्तिगत रूप दोनों से ही परीक्षा का निर्माण छात्रों के लिए कर सकता है।
दोनों ही रूपों में जो परीक्षा का जो निर्माण है वो छात्रों के लिए कर सकता है। फिर अध्यापक छात्रों को उनकी उन्नति के विषय में भी बता सकता है। ठीक है ना। एक तो देखो, इसको दोबारा समझो, ग्रुप के अंदर भी परीक्षा ले सकता है और इंडिविजुअली भी ले सकता है। अध्यापक छात्रों को उनकी उन्नति यानी कि बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, उन्नति के विषय में भी बता सकता है और उनके लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। अब आगे बात है कि विद्यार्थी के लिए इसका क्या बेनिफिट है। आगे बात आती है कि विद्यार्थी के लिए, है ना, विद्यार्थी के लिए जो एक स्टूडेंट होता है उसके लिए क्या बेनिफिट है। हमने ये तो देख लिया कि अध्यापक के लिए क्या बेनिफिट होगा, लेकिन अब विद्यार्थी के लिए भी देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट होता है। विद्यार्थी और अधिक सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। इससे क्या होगा, विद्यार्थी और ज़्यादा सीखेगा और ज़्यादा सीखने के लिए मोटिवेट होगा। जैसे बच्चा पेपर दे रहा है और बच्चे के पेपर में नंबर आ गए कम, तो बच्चे को ये पता चल गया कि मेरी कमी कहाँ पर है, और वो और भी ज़्यादा सीखने के लिए क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद विद्यार्थी स्व अधिगम के लिए तैयार होते हैं। स्व अधिगम माना सेल्फ स्टडी। हाँ जी, विद्यार्थी जो है वो स्व अधिगम के लिए, यानी कि विद्यार्थी जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसको अपनी कमियों का तो पता चल जाएगा। जब वो बार बार परीक्षा दे रहा है, कभी FA1 की, कभी FA2 की, कभी SA1 की, फिर FA3, फिर FA4, फिर SA2, अब साल में 6 बार पेपर हो गए, तो पता चल गया कि क्या कमी है, कहाँ पर कमी है, और उसके लिए फिर वो सेल्फ स्टडी भी करेगा। ठीक है। अध्यापक के साथ साथ मूल्यांकन का लाभ भी विद्यार्थी उठाते हैं। मूल्यांकन माना जो नंबर आएंगे उसका लाभ अध्यापक तो उठाएगा ही उठाएगा, विद्यार्थी भी उठाते हैं। विद्यार्थी बहुत से जीवन संबंधी कौशल को सीखते हैं, बहुत से कौशलों को सीख लेते हैं। जैसे स्व मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेता है विद्यार्थी, स्व आकलन सेल्फ असेसमेंट कर लेता है, लक्ष्यों को निर्धारित कर लेता है। ये सारे काम विद्यार्थी कर सकता है। तो देखो विद्यार्थी के लिए कितना फायदा है, विद्यार्थी के लिए इसका कितना फायदा है, क्या क्या फायदा है, एक बार फिर से देख लो कितने फायदे करता है विद्यार्थी के लिए। कि एक तो विद्यार्थी ज़्यादा सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा सीख पाते हैं। दूसरा, सेल्फ स्टडी के लिए तैयार होते हैं, सेल्फ स्टडी करेगा विद्यार्थी। फिर मूल्यांकन का लाभ विद्यार्थी भी उठाते हैं, अध्यापक तो उठाता ही उठाता है। अध्यापक को तो पता चल ही जाता है कि कहाँ पर और क्या कमी है, विद्यार्थी भी इसका लाभ उठाते हैं। फिर आगे कहता है कि जो बहुत से विद्यार्थी हैं जीवन संबंधी कौशलों को सीख लेते हैं, जैसे सेल्फ एवल्यूएशन, अपना खुद का मूल्यांकन करना, अपना आकलन करना, खुद का असेसमेंट करना, फिर लक्ष्यों को निर्धारित करना कि लक्ष्यों को किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, आगे उसको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सब के अंदर जो विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लाभदायक होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन के दोष क्या क्या है, डीमेरिट्स क्या क्या हैं। संरचनात्मक जो मूल्यांकन है इसके डीमेरिट्स यानी कि इसके दोष क्या क्या हैं। तो इसके दोष देखिए हम लोग कर लेते हैं कि पहली बात तो क्या कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। आप केवल जो बच्चों को याद है, यानी कि आप बच्चे का केवल मानसिक पक्ष का मूल्यांकन कर सकते हैं, आप बच्चे के केवल मानसिक पक्ष का ही मूल्यांकन कर सकते हैं, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, छात्र की जो विचार शक्ति है, ठीक है ना, छात्र की जो पावर है, थिंकिंग पावर है, उसका मूल्यांकन करना सरल नहीं है, कितने विचार है बच्चे के अंदर। फिर कहता है प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब कई बार हमने ये भी देखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके 8वीं में 10वीं में तो कम नंबर आए थे, लेकिन वो आगे चलकर बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है, बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है। कहता है कि मूल्यांकन के आधार पर हम किसी के भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। फिर देखो इसका क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, संकुचित है। इस विधि के आधार पर छात्रों के विषय में ठोस निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता। ठीक है ना। तो ये क्या है, इसकी कमियां हैं, इसके दोष हैं कि एक तो व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं
यानी कि बच्चे के जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। फिर जो विचार शक्ति है, बच्चे के अंदर विचार कितने हैं, विचारों का प्रवाह कितना है, उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। आप बच्चे से जो पूछोगे बच्चा उनका लिमिटेड उत्तर ही देगा। ठीक है। फिर कहता है कि जो प्रारंभिक स्तर है ना, उसके ऊपर मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। फिर है इसका क्षेत्र अत्यंत संकुचित है और इसके आधार पर छात्रों के विषय में ठोस निर्णय नहीं लिए जा सकते। चलो जी आगे चलते हैं। अब बात आए योगात्मक मूल्यांकन। अब दूसरा बात कौन सा है? योगात्मक। अभी तो हमने केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट की थी, सुमेटिव नहीं की थी। अब सुमेटिव के बारे में बात करते हैं। सुमेटिव क्या होता है? मैंने आपको बता दिया था कि SA1 सुमेटिव असेसमेंट 1 और उसके बाद SA2 ये कब ली जाती है? जब 2 बार FA लिया जा चुका हो। ये कब ली जाती है? जब 2 बार FA लिया जा चुका हो। इसके 40% जुड़ते हैं एग्जाम में, इसके 60% जुड़ते हैं और इनका एग्रीगेट 100% बन जाता है। 100% इनका बन जाता है। सुमेटिव असेसमेंट क्या होती है? योगात्मक क्या होता है? माइकल स्क्रीवन ने ही सुमेटिव असेसमेंट के बारे में बात की थी। 1967 में ही प्रत्यय दे दिया था। यही सुमेटिव शब्द का संबंध सुमेशन से होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? योग। इसको योगात्मक या आंकलित मूल्यांकन का भी नाम दिया जाता है। यह मैंने आपको समझा दिया। जब सभी इकाइयों को अलग अलग रूप में संरचनात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं, यानी कि जब बच्चे का FA1 ले लिया जाता है और बच्चे का FA2 ले लिया जाता है, इसमें बच्चे से 2 लेसन पूछे थे, इसमें 3 पूछे थे। फिर SA1 में क्या करेंगे? इन दोनों को यानी कि 5 को पूछ लेंगे। तो पहले ये दोनों लेने पड़ते हैं, उसके बाद ये लेना पड़ता है, ऐसे लेना पड़ता है। सुमेटिव कहता है कि अंत में उन्हें एक परीक्षण दिया जाता है। 2 FA ले लिया और अंत में क्या दिया जाएगा? एक परीक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है ना, जिसमें सभी इकाइयां, जिसमें क्या कहता है कि सभी इकाइयां का कुछ अंश शामिल रहता है, जिसे योगात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है ना। इस मूल्यांकन में छात्रों के संपूर्ण पक्षों से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं और उनका संश्लेषण विश्लेषण किया जाता है। छात्रों की सफलता का ये आधार है। छात्रों को पुनर्बलन दिया जाएगा। ठीक है ना, और उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। इसकी विशेषता क्या है कि शिक्षण की प्रभावशीलता का मापन किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। बच्चे ने कितना सीखा है, इसका क्या किया जाएगा? मापन किया जाएगा। बालक ने कितना सीख लिया, बच्चे ने कितना सीख लिया, इसका क्या किया जाएगा? मापन किया जाएगा। ठीक है। फिर मूल्यांकन के क्षेत्र में योगात्मक या आंकलित मूल्यांकन वह है जो पहले से निर्माण की हुई कोई शिक्षा नीति है, कोई पाठ्य वस्तु है, कोई शिक्षण विधि है, कोई शिक्षण सामग्री है, या जो कोई मूल्यांकन विधि है, इसकी उपयोगिता की जांच करने के लिए किया जाता है। क्या कहता है कि भाई जो मूल्यांकन है वो कैसे किया जाता है कि पहले से निर्माण किया हुआ कोई भी शिक्षा नीति है, कोई भी पाठ्य वस्तु है, कोई भी शिक्षण विधि है या शिक्षण सामग्री है, उसकी उपयोगिता की जांच करने के लिए ये किया जाता है। अंतिम निर्णय के रूप में यह निश्चित किया जाता है कि जो बच्चे ने पढ़ा, जो शिक्षण विधि, जो शिक्षा नीति, उनको वैसे के वैसे चलाया जाए या बदलाव किया जाए, उसके अंदर फेरबदल किया जाए। SK दुबे क्या कहते हैं? प्रोफेसर SK दुबे नाम आता है। प्रोफेसर SK दुबे, इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि जो योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक का मतलब क्या? विस्तृत। व्यापक का मतलब होता है विस्तृत, यानी कि फैला हुआ। विस्तृत माना फैला हुआ। ये एक व्यापक यानी कि विस्तृत प्रक्रिया है जो कि छात्रों का जो शैक्षिक है, जो व्यक्तिगत है और जो व्यवहारिक है, वो मूल्यांकन करती है। SK दुबे क्या कहते हैं कि जो योगात्मक मूल्यांकन होता है ना, ये एक बहुत बड़ी व्यापक प्रक्रिया है जो बच्चों के अंदर उनके शिक्षा संबंधी, उनके व्यक्तिगत का, उनका व्यवहारिक मूल्यांकन करती है। छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को भी स्पष्ट करती है और छात्रों के
जितने भी पक्ष हैं उनके विकास स्तर को भी क्या करती है, स्पष्ट कर देती है। ठीक है, फिर देखिए योगात्मक मूल्यांकन के गुण क्या क्या हैं। अब इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं कि ये पूरे संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। गुण क्या क्या है, यह मूल्यांकन व्यापक होता है क्योंकि FA1 FA2 दोनों को शामिल कर लिया जाएगा, FA1 को भी और FA2 को भी। तो यह मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक होता है। फिर छात्रों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, संपूर्ण पक्षों का, छात्र के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा और समस्त पक्षों से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी की जाएगी। इसका उद्देश्य किसी पहले से निश्चित शिक्षा नीति और विधि की जांच करने के लिए होता है। इसका मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, इस मूल्यांकन का उद्देश्य है कि पहले से निश्चित कोई शिक्षा नीति है या कोई विधि है, उसकी जांच करके उसके विषय में निर्णय लेने से है, उसके विषय में निर्णय लेने से है। इसमें जो है वो विशेषज्ञों की सम्मति भी प्राप्त होती है। जो विशेषज्ञ होते हैं यानी कि जो किसी भी विषय के क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई, एक्सपर्ट होते हैं। उनकी सम्मति भी प्राप्त की जाती है, जो कि साक्षात्कार प्रश्नावली या श्रेणी मापन द्वारा प्राप्त की जाती है। जो कैसे प्राप्त की जाएगी, साक्षात्कार के द्वारा। साक्षात्कार माना इंटरव्यू, साक्षात्कार माना इंटरव्यू के द्वारा, प्रश्नावली क्वेश्चनियर के द्वारा, किसके द्वारा, क्वेश्चनियर के द्वारा, या श्रेणी मापन के द्वारा प्राप्त की जाती है। सूचना इकट्ठी करने के लिए यह वैध है और विश्वसनीय है। छात्रों के ज्ञान का स्तर का भी मूल्यांकन हो जाता है, छात्रों के ज्ञान का स्तर का भी मूल्यांकन हो जाता है। उसके बाद हम इसके दोष के बारे में बात करेंगे कि जो आपकी जो मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन है, इसके दोष क्या क्या होते हैं। भाई जिसके फायदे हैं उसके दोष भी होंगे, ठीक है ना। तो इसके दोष क्या क्या होते हैं, इसमें सूचनाओं का क्षेत्र बहुत बड़ा विस्तृत है क्योंकि संपूर्ण पक्षों का जो मूल्यांकन है वो होता है, सूचनाओं को प्राप्त करने में समय ज़्यादा लगता है। इसका क्षेत्र तो बड़ा जरूर है, ये कहता है क्षेत्र जो है वो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, लेकिन इतनी सारी जो सूचनाएं हैं, इतना सारा जो डेटा है, उसको प्राप्त करने में क्या लगता है, समय ज़्यादा लगता है। फिर जब समय ज़्यादा लगता है तो पैसा धन भी ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। और फिर प्राथमिक स्तर पर यानी कि पहली से 8वीं कक्षा तक ये कम प्रभावशाली है, ठीक है ना। पहली कक्षा तक, पहली से 8वीं तक ये कम प्रभावशाली है। किस विधियों के द्वारा सूचनाएं इकट्ठित की जाती है, प्रश्नावली। हम क्वेश्चनियर बना लेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों का उत्तर बच्चों से लिखवा लेंगे, सर्वे करेंगे कि बच्चे इस बात के बारे में क्या सोचते हैं, उनका विचार कैसा है। ऑब्जर्व करेंगे बच्चों को, ऑब्जर्वेशन कल मैंने समझा दिया था, और बच्चों की परीक्षा लेंगे, टेस्टिंग करेंगे। या तो बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेंगे, प्रश्नावली। ये कहता है कि योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा सूचनाएं इकट्ठी करने की विधि कौन कौन सी है। या तो हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे या बच्चों का सर्वे करेंगे कि ज़्यादातर बच्चे इस बात के बारे में क्या सोचते हैं। बच्चों का निरीक्षण करेंगे या क्या करेंगे, बच्चों की टेस्टिंग, बच्चों की परीक्षा लेंगे, बच्चों की क्या होगी, टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट, हमारा लास्ट कौन सा रह गया, निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस टेस्टिंग। निदान क्या होता है, समस्या के कारणों का पता लगाना। निदान क्या होता है, निदान होता है कि समस्या के कारण का पता लगाना, कारण का पता लगाना कि बच्चे को ये जो समस्या है ये किस कारण से हो गई है। जो भी समस्या है उसके कारण का पता लगाना क्या है, निदान है, ठीक है ना। समस्या के कारण का पता लगाना क्या है, निदान है। तो ये कहता है ये वो परीक्षा है जिसका प्रयोग किसी क्षेत्र में निदान करने के लिए किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि निदान 2 ही व्यक्ति करते हैं, एक तो करता है डॉक्टर और एक करता है टीचर, ठीक है ना। डॉक्टर क्या करता है, जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसके रोग का पता लगाता है, फिर उपचार करता है। टीचर क्या करता है, छात्र की कमी का पता लगाता है कि छात्र की कमी कहाँ पर रह गई, और फिर उसका क्या करता है, उपचार करता है।
निदान का अर्थ क्या होता है? कमियों तथा कारणों को जानना और उनकी पहचान करना। अभी मैंने बता दिया आपको। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का और कमजोरियों का पता लगाया जाता है। फिर कहता है कि जो निदानात्मक परीक्षण है ये उपलब्धि परीक्षण से अलग होता है। उपलब्धि तो क्या है? अचीवमेंट, कि बच्चे को मिला क्या, उसने अचीव क्या किया, ये इससे अलग होता है। उपलब्धि परीक्षण में क्या है? विद्यार्थियों की जो शैक्षिक योग्यताएं हैं, जो विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यताएं हैं उनका पता लगाया जाता है। जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसमें विद्यार्थियों की योग्यताओं का पता लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया है, कितना याद किया है। लेकिन निदान जब करेंगे ना तो हम ये पता लगाएंगे कि बच्चे को ये चीज याद क्यों नहीं हुई, बच्चे को ये चैप्टर समझ में क्यों नहीं आया। उपलब्धि तो क्या होती है? अचीवमेंट होती है। बच्चे ने क्या पढ़ा उसका हमें लास्ट में परीक्षा लेकर पता चल गया कितना सीखा। लेकिन निदान क्या होता है कि बच्चे की कमी का पता लगाते हैं कि बच्चे की कमी कहां पर रह गई, क्या कारण है कि बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। ये निदान है। भी आगे आना समझ में। फिर देखो, जो निदानात्मक परीक्षण है वो शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक, वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी। फिर निदानात्मक परीक्षण में मुख्य रूप से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी कि जो MCQs वगैरह होते हैं ना, उनको शामिल किया जाता है। फिर इन परीक्षणों के आधार पर जो विद्यार्थी है वो व्यक्ति को व्यावसायिक व शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। व्यक्ति को व्यवसाय का और शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। इस प्रकार जो निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें विद्यार्थियों की कमियों का और कठिनाइयों का पता लगाया जाएगा और उपचार किया जाएगा। सीधी सी बात है, जब हमें कमी का पता लग गया, जब हमें कमी का और कठिनाई का पता लग गया तो हम लोग उसका उपचार भी कर देंगे। ठीक है ना। फिर इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? इस परीक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो देखो, उद्देश्य तो सीधा सा है कि बच्चे की कमजोरी का पता लग जाता है, कठिनाइयों का पता लग जाता है, मूल्यांकन प्रक्रिया को यह प्रभावशाली बनाता है। ठीक है ना। जितने भी श्रेणी के विद्यार्थी हैं उनकी पहचान कर लेता है, सभी श्रेणी, मतलब कौन सा बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, कौन सा जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट है और कौन सा बच्चा एवरेज है। ठीक है ना। और कौन सा बच्चा डल है, तो सभी बच्चों का पता चल जाता है, पहचान हो जाती है। विद्यार्थियों को व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देश भी हम लोग दे सकते हैं। जो बच्चा जो बिजनेस करना चाहता है या जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो वो निर्देश भी हम लोग दे सकते हैं। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी ना उसके अंदर क्या ला सकते हैं? भी सुधार ला सकते हैं। फिर विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं और जो रुचियां हैं उसके आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं या जो रुचियां हैं उसके आधार पर भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि विद्यार्थी की क्या रुचि है और क्या विद्यार्थी की आवश्यकताएं हैं। फिर कहता है कि इस परीक्षण की आवश्यकताएं क्या है। अभी तो हमने विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, अब देख लेते हैं इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो आवश्यकता और महत्व तो यही है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता चल जाता है। जो विद्यार्थी है ना उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लग जाता है। दूसरी बात, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम लोग प्रभावशाली बना सकते हैं, क्योंकि जब हमें कमी का पता चल गया तो उस कमी को हम लोग क्या कर देंगे? दूर भी कर देंगे। और जब कमी दूर हो जाएगी तो प्रभावशाली अपने आप बन जाएगी, है ना। जब कमी दूर हो जाएगी तो प्रभावशाली अपने आप बन जाएगी कि नहीं। फिर कहता है कि प्रतिभाशाली, सामान्य और मंद बुद्धि बच्चों की आवश्यकता की पहचान की जाती है। इसके आधार पर कि कौन सा बच्चा तो प्रतिभाशाली है, इंटेलिजेंट है, कौन सा एवरेज है, कौन सा डल है, उन सब की पहचान की जाती है। फिर बाल केंद्रित शिक्षा के लिए उपयोगी है। जो हमारी जो एजुकेशन है ये चाइल्ड सेंटर्ड है और ये इसके लिए क्या है? बहुत उपयोगी है। बाल केंद्रित परीक्षा के लिए क्या? बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो हमने मूल्यांकन के 3 प्रकार कर लिए। कौन कौन से? एक तो हमने किया था स्टार्टिंग के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर सुमेटिव असेसमेंट किया और अब ये डायग्नोस होता है, यानी कि निदान करना किसे बोलते हैं। तो मैंने आपको ये अच्छी तरह समझा दिया फॉर्मेटिव क्या है, सुमेटिव क्या है और निदान क्या होता है, कि समस्या के कारण का पता लगाना और उपचार करना, ये निदान होता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली
क्लास के अंदर। और ये याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के प्रकार बताए क्या क्या होते हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।